तो चलिए खबरों की चर्चा विस्तार से करेंगे। हैदराबाद में आयोजित बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय की बैठक खत्म हो चुकी है। पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ ही बैठक संपन्न हो गई। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि तुष्टीकरण खत्म करते हुए हमने तृप्तिकरण की राह को चुना है। हमारी एक ही विचारधारा है, नेशन फर्स्ट। हमारा एक ही कार्यक्रम है, नेशन फर्स्ट। इसके साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की दिशा में सुझाव दिए गए। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान हैदराबाद को भाग्यनगर कहकर पुकारा। उन्होंने कहा, भाग्यनगर में ही सरदार पटेल ने एक भारत का नारा दिया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में पिछड़े दलित मुस्लिम के जीवन को तेजी से ऊपर उठाने और उन तक पहुंचने के लिए काम पर विश्लेषण करने की बात भी कही है। भाइयों और बहनों, आप सभी लोगों के स्नेह को ध्यान में रखते हुए ही हमने इस बार भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हैदराबाद में कराने का फैसला किया था। बीते 2 दिनों से यहां देश भर से भाजपा के प्रतिनिधि, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री आपके इस प्यार को, इस स्नेह को अनुभव कर रहे हैं। जिस तरह हैदराबाद शहर हर टैलेंट की उम्मीदों को नई उड़ान देता है, वैसे ही भाजपा भी देश की आशाओं, अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। इसलिए आज जब हम 21वीं सदी के समर्थ, सशक्त, आत्मनिर्भर भारत के रोड मैप पर काम कर रहे हैं, तब हैदराबाद में हुए भाजपा के इस मंथन का विशेष महत्व है। साथियों, तेलंगाना के लोग पूरी दुनिया में कड़ी मेहनत और देश के विकास के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते हैं। तेलंगाना में कला, कौशल, कर्मठता भरपूर है। तेलंगाना प्राचीनता और पराक्रम की पुण्य स्थली है। तो वहीं योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 के पहले 100 दिन 5 जुलाई को पूरे हो रहे हैं, जिसके लिए 4 जुलाई यानी कि सोमवार को सरकार जनता के बीच अपना पहला रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करने वाली है। ये प्रगति रिपोर्ट सरकार की रफ्तार का भी आकलन कराएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा की ओर से घोषित लोक कल्याण संकल्प पत्र के ज्यादातर संकल्पों को मात्र 2 सालों में पूरा करने का लक्ष्य तय किया है। भाजपा सरकार और संगठन के संभावित प्रयास 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत के लिए शुरू हो चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों को शपथ लेते ही निर्देशित कर दिया था कि 100 दिन, 6 माह और 1 वर्ष के लक्ष्य निर्धारित करने के साथ ही 5 वर्षों के लिए वर्षवार कार्य योजना बना लें। तो वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कार्रवाई करते हुए प्रदेश अध्यक्ष को छोड़कर पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को भंग कर दिया है। समाजवादी पार्टी के सभी युवा संगठनों, महिला सभा और सभी प्रकोष्ठों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष समेत राष्ट्रीय राज्य कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही सपा के कार्यकारिणी भंग करने की संभावना जताई जा रही थी। बताया जा रहा है कि पार्टी कार्य परिषद के सम्मेलन के बाद नए सिरे से कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। वहीं प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम का पद अभी बहाल रखा गया है। हाल ही में हुए लोकसभा उपचुनाव में सपा को तगड़ा झटका झेलना पड़ा। रामपुर और आजमगढ़ में हुए लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की। ये दोनों ही सीटें सपा के गढ़ मानी जाती हैं।
लगातार मिली शिकस्त के बाद शायद पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव नए सिरे से अब पार्टी को रिफॉर्म करना चाहते हैं और मजबूत फौज तैयार करने की तैयारी भी कर रहे हैं। तो वहीं आगरा पहुंचे देश के केंद्रीय कानून एवं विधि राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने जनता टीवी से विशेष बातचीत में कहा कि देश छुरा दिखाने वालों या गला रेतने वालों से नहीं चलता, देश संविधान से चलता है। देश में अगर किसी को कोई समस्या है तो वो अपनी समस्या को लेकर पुलिस के पास जा सकता है। अगर पुलिस उनकी बात को नहीं सुनती तो न्यायालय उनके लिए खुला है। इस समय हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय विधि राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल। सर, उदयपुर और महाराष्ट्र में जो विभत्सा हुई है उसको लेकर सर क्या बोलेंगे? सभ्य समाज पर ये दोनों घटनाएं एक कलंक है। मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूँ। डेमोक्रेसी में हिंसा का कोई स्थान नहीं। किसी भी धार्मिक व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को अगर ठेस पहुँचती है तो उसके लिए भारत का संविधान और कानून है। किसी भी व्यक्ति को ये देश का संविधान जज बन करके गला देने की अनुमति नहीं देता। ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी और इस बात को मैं बताऊँगा। सर, ओबीसी जैसे जो लोग सर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं इस मामले को लेकर, इसको लेकर सर क्या करेंगे? कुछ लोग देश को तोड़ करके, सामाजिक ताने बाने को तोड़ करके, भाईचारा को तोड़ के और ध्रुवीकरण की राजनीति करके और अपने धर्म की तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, ऐसे लोग अच्छा नहीं कर रहे। जो लोग ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं वो लोग सही नहीं कर रहे हैं, ये देश के लिए भी ठीक नहीं है। ये कहना है देश के विधि राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल का। प्रदीप रावत, जनता टीवी, आगरा। तो वहीं गोरखपुर जिले में विशेष हालातों से निपटने के लिए पुलिस की कमांडो टीम तैयार की गई है। इस टीम में 5 दरोगा और 20 सिपाहियों को शामिल किया गया। इन सभी को गोरखा रेजिमेंट में कमांडो प्रशिक्षण दिया गया है। आपको बता दें कि टीम के ट्रेनिंग से लौटने के बाद उन्हें जिले में एक्टिव कर दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि सीएम के कार्यक्रम स्थल गोरखनाथ मंदिर के अलावा दूसरी महत्वपूर्ण जगहों पर पुलिस की कमांडो टीम काम करने वाली है। जनपद गोरखपुर में 5 क्विक रिएक्शन टीम्स का गठन किया गया है। इसमें 20 कांस्टेबल एवं 5 सब इंस्पेक्टर होंगे। इनको गोरखा रेजिमेंट द्वारा स्पेशलाइज्ड कैप्सूल 3 दिवसीय ट्रेनिंग दी गई है, जिसमें वेपन हैंडलिंग, अनआर्म्ड कॉम्बैट एवं स्विफ्ट एक्शन, जिसमें निहत्थे एवं चाकू द्वारा अगर कोई हथियार करता है, इस प्रकार के किसी प्रकार की परिस्थिति में ये क्यूआरटीज निपटने में कारगर होंगी। मुख्यमंत्री महोदय के जनपद आगमन एवं अन्य भी किसी प्रकार के वीआईपी के आगमन पर इन क्यूआरटीज का डिप्लॉयमेंट होगा एवं किसी प्रकार की घटना की सूचना मिलने पर भी ये क्यूआरटी तुरंत मोबिलाइज होगी। ये जनपद में 5 विभिन्न जगहों स्पेशल जगहों पे इनकी पोस्टिंग होगी। तो वहीं उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में परसपुर थाना क्षेत्र में एक महिला को अगवा करके धर्मांतरण कराते हुए उसे जबरन शादी करने और सामूहिक दुराचार के मामले में 4 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने पीड़िता के पिता की ओर से दी गई तहरीर का हवाला देते हुए बताया कि उसके गांव का ही निवासी जावेद मुंबई में नौकरी किया करता था। एक दिन उसने युवती को बेहोश करके वो अपने साथ मुंबई लेकर गया, जहां जावेद ने मौलवी को बुलाकर उसका जबरन धर्म परिवर्तन करवाया, निकाह किया। विरोध के बावजूद उसके साथ कई बार सामूहिक दुराचार किया। इस बीच जावेद को पता चला कि लड़की के परिजनों को घटना के बारे में जानकारी हो गई है, तो उसने गिरफ्तार होने के डर से करनैलगंज रेलवे स्टेशन पर उसे वापस छोड़ दिया। मैं शाम को खेत को गई तो वहाँ मुझे बहादुर ने कुछ खाकर बेहोश कर दिया। जब मुझे होश आया तो मैं मुंबई में थी और शायद वो एक कमरे में बंद थी, शायद वो कमरा जावेद का था। मुझे वहाँ ज़बरदस्ती हाफिज जी को बुलाकर निकाह करवाया गया, मेरा धर्म परिवर्तन किया गया। उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती मेरे साथ गलत काम किया। एक व्यक्ति द्वारा उसकी पुत्री के साथ बहला फुसला करके भगा ले जाने एवं उसके साथ दुष्कर्म करने तथा धर्म परिवर्तन करने संबंधी तहरीर दिया गया है। तहरीर के आधार पर भारतीय दंड विधान अनुसूचित जाति जनजाति
वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा रविवार को डीजीपी देवेंद्र सिंह चौहान के साथ वाराणसी पहुंचे हुए थे और 500 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन अमूल प्लांट का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने पौधारोपण करते हुए पर्यावरण का संदेश दिया। मुख्य सचिव ने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों से कार्य प्रगति के बारे में जानकारी लेने के साथ ही समयबद्ध तरीके से काम को पूरा करने के लिए अमूल के अधिकारियों को निर्देशित किया है। पौधारोपण के बाद अमूल प्लांट के ठीक सामने स्थित एग्रो पार्क के बारे में जानकारी हासिल करी। आपको ये भी बता दें कि बीते 23 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करखियाव गांव में बनास काशी संकुल की आधारशिला रखी थी। ये प्लांट वाराणसी ही नहीं बल्कि पूर्वांचल के लिए कई मायनों में उपयोगी साबित होगा, ऐसा बताया जाता है। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लखीमपुर खीरी में शातिर अपराधियों के ऊपर पुलिस की ओर से गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इसी कड़ी में आज क्षेत्राधिकारी मोहम्मदी के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस और राजस्व विभाग की टीम संयुक्त रूप से गैंगस्टर एक्ट के तहत 6 अभियुक्तों की अवैध संपत्ति को कुर्क करते हुए जब्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम देती नजर आई। इस कार्रवाई के दौरान कुल 9,61,24,000 की संपत्ति जब्त की गई है। बराइची गांव में तहसील मोहम्मदी के अंतर्गत थाना पसकुआ क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सिसोरा नासिर और बराइची अंतर्गत कुछ व्यक्तियों का गिरोह है जो एक गैंग बना करके आपराधिक कार्यों में और उसके साथ ही आपराधिक कार्यों के साथ साथ दूसरे लोगों की ज़मीनों पर कब्जा करना और सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करने का कार्य करता था, जिनके खिलाफ जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में गिरोहबंद अधिनियम के तहत इनके तहत कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं सपा के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। एटा में पूर्व विधायक के खिलाफ 45,50,000 रुपए की विधायक निधि के गमन की एक और एफआईआर दर्ज हुई है। इसी के साथ अब ये पूर्व विधायक पर दर्ज होने वाली 88वीं एफआईआर है। आपको बता दें कि सपा के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव 2004 से 5 में एटा की अलीगंज विधानसभा से सपा के लिए निर्वाचित हुए थे। विधायक जिन्हें एटा पुलिस गैंगस्टर मामले में 24 दिन पहले ही आगरा से गिरफ्तार करके 9 जून को जेल भेज चुकी है। तो वहीं मुड़िया पूर्णिमा मेले को लेकर रेलवे प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी। मेले में पहुंचने वालों की सुविधाओं का खाका भी तैयार हो चुका है। इस अवसर पर ज्यादा ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। अतिरिक्त टिकट काउंटर खोले जाएंगे। रेलवे स्टेशन पर किसी भी तरह की अव्यवस्था ना फैले, इसके लिए भी श्रद्धालुओं की सुरक्षा, पेयजल की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। ये खास रिपोर्ट देखिए। मथुरा का विश्व प्रसिद्ध मुड़िया पूर्णिमा मेला 6 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, जो कि 15 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान गिरिराज की परिक्रमा के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु गोवर्धन धाम पहुंचते हैं। हर बार की तरह इस बार भी प्रशासन मेले को सकुशल संपन्न कराने की कवायद में जुट गई है। वहीं यहां आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। रेलवे अतिरिक्त ट्रेनें चलाने की तैयारी कर रही है। आगरा समेत मथुरा जंक्शन, भूतेश्वर रेलवे स्टेशन, गोवर्धन रेलवे स्टेशन पर अतिरिक्त टिकट काउंटर भी खोले जाएंगे। प्रशासन श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर बेहद सजग है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए आरपीएफ और जीआरपीएफ के जवान तैनात किए जाएंगे। श्रद्धालुओं का आवागमन सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए रेलवे स्टेशन के बाहर यातायात व्यवस्था का भी ध्यान रखा जाएगा। पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी के चलते मेले का आयोजन नहीं किया जा रहा था, जिसके चलते इस बार ज्यादातर श्रद्धालु के गोवर्धन धाम पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। 8 तारीख से 8 जुलाई से मुड़िया पूर्णिमा मेला शुरू होने वाला है। इस बार जैसा कि हमें अनुमान है कि लगभग 2 गुना 3 गुना लोग आने वाले हैं। इसको देखते हुए रेल प्रशासन की तरफ से भरपूर तैयारियां की जा रही हैं। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी कोलैबोरेट करके हमने एक्स्ट्रा फोर्सेस की व्यवस्था की है। सिविल पुलिस की, जीआरपी की, आरपीएफ की एक्स्ट्रा टुकड़ियाँ मंगाई गई हैं। इसके अलावा टिकट चेकिंग का एक्स्ट्रा स्टाफ दूसरे डिवीजन से भी मंगाया जा रहा है और बुकिंग काउंटर्स भी पूरी मात्रा में खोले जा रहे हैं ताकि मथुरा स्टेशन पे, गोवर्धन स्टेशन पे टिकट की कोई समस्या ना हो। आपको बता दें कि रेलवे ने
आगरा कैंट और वीरांगना लक्ष्मीबाई, झांसी और आगरा कैंट पैसेंजर को मथुरा तक बढ़ाने का फैसला लिया है। ट्रेन आगरा से 10, 13 और 14 जुलाई को मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन तक जाएगी। यही ट्रेन मथुरा से आगरा होते हुए झांसी तक 11, 14 और 17 जुलाई को चलेगी। वहीं रेलवे ने नई दिल्ली आगरा कैंट नई दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस को ग्वालियर तक बढ़ाने का फैसला लिया है। ये ट्रेन 8 जुलाई से 15 जुलाई तक नई दिल्ली से ग्वालियर और वापसी में ग्वालियर से नई दिल्ली के बीच चलेगी। इसके अलावा रेलवे ने आगरा मथुरा आगरा स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है, जो कि 8 जुलाई से 15 जुलाई तक चलेगी। पिछले 2 सालों से मुनिया पूर्णिमा का मेला कोरोना काल के चलते प्रतिबंधित था, लेकिन अब आगरा रेल प्रशासन ने भी इसको लेकर तैयारियां कर दी हैं और सारी व्यवस्थाएं कोरोना के काल के सारी चीजें ओपन हो चुकी हैं। अब भक्त भी गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा के लिए लाले दिखा रही हैं। इसके लिए आगरा रेल डिवीजन द्वारा अपने भक्तों के लिए, यात्रियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था के सख्त प्रबंध किए गए हैं। इसके साथ ही यहाँ से गुजरने वाली जितनी भी गाड़ियाँ उनमें एक अतिरिक्त बोगी लगाई गई है। इसके साथ ही पेयजल व्यवस्था से लेकर सुरक्षा व्यवस्था तक इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही टिकट विंडो भी अतिरिक्त खिड़की लगाई गई है। आगरा और मथुरा में सिविल प्रशासन और पुलिस के साथ में सामंजस्य बताते हुए उनकी सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मैं प्रदीप रावत, जनता टीवी आगरा। तो वहीं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी अभी से जुटी हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी जुलाई महीने में 2 बार यूपी का दौरा करेंगे। इस कड़ी में पीएम नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को वाराणसी जाएंगे और आगे 13 जुलाई को जालौन का दौरा करेंगे। देखिए खास रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी मिशन 2024 की तैयारियों में जुट गई है, जिसकी झलक हैदराबाद से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है। और शायद यही वजह है कि एक बार फिर अलग अलग राज्यों में पीएम मोदी के दौरों का सिलसिला शुरू हो गया है। एक बार फिर पीएम मोदी एक ही हफ्ते में 2 बार उत्तर प्रदेश आने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 7 जुलाई को वाराणसी जाना तय हो गया है। पीएम करीब 4 महीने बाद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच रहे हैं। वाराणसी के दौरे के बाद 13 जुलाई को प्रधानमंत्री जालौन जिले का भी दौरा करेंगे। पीएम मोदी का इस 1 महीने में 2 बार यूपी का दौरा करना आगामी लोकसभा चुनाव में जीत को सुनिश्चित करने का शंखनाद माना जा रहा है। बीजेपी ने पिछले 2 लोकसभा चुनाव में भारी मतों से जीत हासिल की थी, तो जाहिर है कि 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी अपनी सत्ता को बरकरार रखना चाहेगी। जग जाहिर है कि बीजेपी की पिछली जीतों का श्रेय पीएम नरेंद्र मोदी की झोली में ही गया है और बीजेपी अच्छे से जानती है कि मिशन 2024 भी पीएम मोदी ही सफल बना सकते हैं। शायद इसी को लेकर पीएम मोदी का यह दौरा निश्चित हुआ है। इस दौरे के साथ ही बीजेपी उत्तर प्रदेश की जनता को अरबों की सौगात भी देने जा रही है। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे की बात करें तो 7 जुलाई को पीएम मोदी वाराणसी आएंगे। इस दौरान वे काशी की जनता को करीब 1800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी काशी आगमन के दौरान रुद्राक्ष में कुछ वक्त बिताएंगे और शिक्षाविदों के सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही काशी को नमो घाट का तोहफा भी देंगे। आपको बता दें कि साल 2019 में पीएम मोदी ने नमो घाट की नींव रखी थी। सभी घाटों में एकमात्र नमो घाट ही ऐसा है जो जल, सड़क और हवाई मार्ग से जुड़ा है। करीब 21,000 वर्ग मीटर में बने इस घाट की लागत 34 करोड़ बताई जा रही है। यहाँ पर पर्यटक सुबह की आरती, वाटर एडवेंचर, योगा और शाम की गंगा आरती का लुत्फ उठा सकेंगे। इस घाट से क्रूज के जरिए वाराणसी और आसपास के शहरों में भी लोग जा सकेंगे। पीएम एलटी कॉलेज में अक्षय पात्र की किचन का भी शुभारंभ करेंगे और सिगरा स्टेडियम में आयोजित जनसभा के दौरान हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वहीं पीएम मोदी वाराणसी दौरे के बाद 13 जुलाई को जालौन का भी दौरा करेंगे, जहां पर वे जालौन की जनता को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सौगात भी देंगे। पीएम मोदी के दोनों ही दौरों की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री का आगमन कुछ ही दिनों में प्रस्तावित है। इसके दृष्टिगत शहर की साफ सफाई का एक बृहद अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही साथ जो हमारा चौराहे हैं उनका रखरखाव दोबारा से अच्छा कराकर उसमें सौंदर्यीकरण का कार्य कराया जा रहा है। कुछ हमारे ब्लाइंड स्पॉट्स वगैरह थे उसको ख़त्म किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ जो हमारी लाइटिंग है, और स्पेशली हमने एक अट्रैक्टिव लाइटिंग, तिरंगा लाइटिंग जो करा रखी है, उसको एक बार अगले 48 घंटे में उसको चेक करा रहे हैं। कोई बारिश वारिश में ख़राब हो गई तो उसको सही कराना जाना है।
लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कमान पीएम मोदी के हाथों में ही है। बीजेपी दिल्ली से लखनऊ तक मंथन कर रही है। ऐसे में देखना ये होगा कि सियासी गलियारों की इस रस्साकसी में जीत किसके पाले में आएगी। प्रधानमंत्री का 7 जुलाई को वाराणसी अपने संसदीय क्षेत्र में जो दौरा है वो लगभग तय हो चुका है। अब प्रधानमंत्री के आने का इंतजार है और काशी वासियों को ढेरों सौगात देने की बात अब सामने आ गई है। लगभग 1800 करोड़ की 40 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होना है, जिसको लेकर जिला प्रशासन वाराणसी ने पूरे रोड मैप को तैयार कर लिया है और कहीं न कहीं उसका पूरा खाका और भौतिक सत्यापन भी कर लिया है, जिसको लेकर आज उत्तर प्रदेश के विशेष सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा का दौरा होगा और वाराणसी की जो प्रधानमंत्री के जगह तय किए गए हैं वहां पे दौरा किया जाएगा। ये संपूर्णानंद स्टेडियम है जहां पे प्रधानमंत्री आएंगे और यहां पे संबोधन करेंगे। उसके बाद रुद्राज कन्वेंशन सेंटर जाएंगे। रुद्राज कन्वेंशन सेंटर के बाद अर्दली बाजार जाएंगे जहां पे अक्षय पात्र भोजन के लिए एलटी कॉलेज में व्यवस्था की गई है और वहां पे बच्चों का एक जो निःशुल्क खाद्यान्न की व्यवस्था की गई है वो प्रारंभ प्रधानमंत्री के हाथों होनी है। तो कहीं न कहीं जो मूलभूत चीजें हैं, काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री अब उस जो वाराणसी को चीजें मिलनी है, अब कुछ समय रह गया है। कहीं न कहीं प्रधानमंत्री का दौरा काफी अहम और खास माना जा रहा है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ धर्मेंद्र चौबे, जनता टीवी, वाराणसी। वहीं मानसून को देखते हुए देहरादून प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मौसम विभाग की ओर से दी गई भारी बारिश की चेतावनी के बाद एडीएम कृष्ण कुमार मिश्रा ने खुद मौके पर पहुंचकर देहरादून के चूना भट्टा से गुजरती रिस्पना नदी का निरीक्षण किया है। देहरादून जनपद में जो मुख्यतः जो नदी के किनारे के क्षेत्र हैं, शहर में जैसे रिस्पना नदी और ऋषिकेश में गंगा नदी का कुछ किनारा है जहाँ पे लोग बसे हुए हैं। मूलतः पानी बढ़ने पे वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। अलर्ट जारी होने के बाद पूरा प्रशासन अलर्ट था। सबसे पहले हमने जो हमारा आपदा कंट्रोल रूम है, तुरंत जिलाधिकारी महोदय के निर्देश थे और चूँकि पूर्व में ही सूचना थी, हम लोगों ने सभी तहसील। तो ये रामनगर कोतवाली पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान के तहत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से 6 किलो से ज्यादा का गांजा बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक शक्तिनगर इलाके में गश्त के दौरान नई बस्ती के रहने वाले बाइक सवार मोनू को अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो वहीं उदयपुर की घटना को लेकर पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। राजधानी देहरादून में भी स्थानीय लोगों ने जघन्य घटना को अंजाम देने वालों को फांसी देने की मांग की है। देहरादून के सहस्त्रधारा रोड क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने हिंदू युवा वाहिनी और बजरंग दल से जुड़े लोगों ने मानव श्रृंखला बनाते हुए इस घटना की निंदा की। उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द हत्यारों को फांसी दी जाए। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। हमारी कामना कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन और सुरक्षित हो। नमस्कार।